हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी मेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा स्लैब्स के अंदर। ए क्लासरूम इज ऑफ साइज 8.5 मीटर बाय 3.6 मीटर। आपको साइज दिया हुआ है क्लासरूम का, ठीक है। डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब फॉर दिस रूम। आपको इसके लिए सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिजाइन करनी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द सुपर इम्पोज्ड लोड, आपको लोड दिया हुआ है इसके अंदर सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। M20 ग्रेड दिया और Fe415 आपको स्टील दिया हुआ है। तो बेसिक क्वेश्चन है आपका, जैसे नॉर्मली स्लैब्स में कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकता खैर क्वेश्चंस की, वो एग्जामिनर जो है आपका बस जो स्लैब का टाइप है सिर्फ वो चेंज कर सकता है, अदरवाइज इसके अलावा कोई ज्यादा वेरिएशन बनती नहीं है। तो आपको एक यहाँ पे टेबल दी हुई है, ठीक है। टेबल आपको दी हुई है AST/BD/100। आपको परसेंटेज स्टील और टाउसी की वैल्यू के लिए यहाँ पे टेबल आपको ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यूज आपको जो यूज होती है वो क्वेश्चन में गिवन होती है, अदरवाइज नहीं दी हुई तो आप एज्यूम कर सकते हो जो भी वैल्यू आपको सुटेबल लगती है। तो आपको कोई भी चीज मेंशन नहीं है, तो मैंने बताया आपको किससे करेंगे हम, LSM से, ठीक है। रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये भी, तो LSM से करेंगे। नॉर्मली जो मेथड रहता है हमारा, प्रेफरेबली आजकल LSM रहता है। अब LSM से शुरू करने से पहले मुझे पता है बेसिक स्टेप्स क्या होंगे हमारे, जो वैल्यूज दिए पहले वो लिखूंगा, उसके बाद फिर स्लैब टाइप पहले पता करूंगा कि कैसी स्लैब है मेरी, 1 वे है या 2 वे है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे फिर साइज को एज्यूम करेंगे। साइज एज्यूम करने के बाद फिर लोड की कैलकुलेशन करेंगे, बेंडिंग मोमेंट, डेप्थ निकाल लेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील, फिर चेक लगाएंगे शियर और डेवलपमेंट लेंथ का। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही सारे क्वेश्चंस करते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है। साइज दिया हुआ है हमें LX जो है वो दिया हुआ है हमें 3.6 मीटर, और LY दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है, 8.5 मीटर, ठीक है। तो ये सब लिख लिया हमने। इसके बाद क्या चीज दी हुई है भाई हमें, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है और सुपर इम्पोज्ड लोड दिया हुआ है, ठीक है। सपोज एक अलग से आपका सुपर इम्पोज्ड लोड लिख लेते हैं, इसको डेड लोड कह लो या कुछ भी कह लो, किसी भी फॉर्म में आपका जो लोड दिया हुआ है 5 किलो न्यूटन पर मीटर का आपको यहाँ पे लोड दिया हुआ है एक्स्ट्रा, और M20 कॉन्क्रीट दिया है एंड Fe415 स्टील दिया है भाई। इसके अलावा कोई ऐसा डेटा हमें नहीं दिया हुआ, तो फ्री है हम कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी चीज एज्यूम करने के लिए। बेसिकली मेथड कौन से एज्यूम करेंगे हम, किससे करेंगे सॉल्व, LSM से। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो वैल्यू रहेगी हम जो कैलकुलेट करते हैं, स्टेप नंबर 1। ये मैंने पूरा डेटा लिखने के लिए थोड़ा छोड़ दिया ताकि बाद में वैल्यूज लिखने के लिए हमें सुटेबल रहे। सबसे पहले तो क्या करना है भाई, हमें चेक करना है कि हमारी स्लैब कैसी है, 1 वे है या फिर 2 वे है। तो LY/LX, तो LY/LX करते हैं। LY क्या है हमारी 8.5 और LX है हमारी 3.6। तो ये देखो, वैसे तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा यहाँ पे, बट स्टिल 8.5 डिवाइड बाय 3.6, 2.36। तो 2.36 आपका यहाँ पे आ गया। तो ये क्या है आपका ग्रेटर देन 2, देयरफॉर 1 वे स्लैब, ठीक है। 1 वे स्लैब है आपकी। अब आपको ये पता चल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2, डेप्थ D। तो साइज क्या प्रोवाइड करेंगे भाई हम, मैंने बताया था स्पैन अपॉन D वैल्यू से हम लेके चलते हैं। स्पैन हमें 3.6 मीटर, 10 से ज्यादा होगा तो जब फालतू चीजों का हमें ध्यान रखना है, डिवाइड बाय 10 या 10 अपॉन स्पैन रेशियो, जिससे भी हमें मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है, वो चीजें हमें अभी ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो D हमारा क्या आ जाएगा, स्पैन अपॉन A वैल्यू। A वैल्यू आपकी क्या रहेगी यहाँ पे, सिंपली सपोर्टेड है इसीलिए यहाँ पे 20, सिंपली सपोर्टेड है इसीलिए हमारी जो A वैल्यू है वो 20 यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर D क्या आ जाएगी हमारी, स्पैन कौन सा है, मेन स्पैन कौन सा रहता है भाई 1 वे के अंदर, शॉर्टर स्पैन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेन स्पैन रहेगा 3.6 मीटर।
तो mm में लिखेंगे तो 3600/20, तो ये आ गया आपका 180 mm। ठीक है, तो 180 mm हमारी यहां से डेप्थ जो है वो आ गई है, देयरफॉर D इक्वल्स टू 180 mm। अब इफेक्टिव कवर आप 20 कर दो, 30 कर दो, जितना मर्जी आप कर सकते हो। सपोज दोनों के बीच की वैल्यू कर देते हैं 25 कर देते हैं, एंड DC कितना कर लो, सपोज 25 mm। तो देयरफॉर कैपिटल D कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इसलिए करते हैं कम क्योंकि स्लैब में ज्यादा हमें कवर की जरूरत नहीं होती, सबसे कम जो कवर है हमारा स्लैब के अंदर ही यूज होता है। ठीक है, बट एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट जो IS कोड की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी। तो D आपका क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल d प्लस DC, तो ये हो गया 180 प्लस 25, कितना हो गया ये 205 205 mm। ठीक है, तो यहां से हमारी आ गई है कैपिटल D, ये हमें पता चल गया भाई। तो साइज हमने यहां से फिक्स कर लिया। साइज फिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, यहां पे लोड की कैलकुलेशन करना। लोड की कैलकुलेशन करने के बाद फिर हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट में हमें इफेक्टिव लेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम यहीं पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो डायमेंशंस की बात हो रही है, तो इसलिए यहीं पे ही हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 3, इफेक्टिव डेप्थ के बारे में, इफेक्टिव लेंथ वो भी यहीं पे निकाल लेते हैं पहले ही। ठीक है भाई, LXE आगे जरूरत पड़नी तो है ही इसकी, तो डायमेंशंस चल रही हैं तो पहले इसी को कर लो। अब आपकी LX इफेक्टिव क्या रहेगी, LXC प्लस D और LXC प्लस W। अब इन दोनों में से जो मिनिमम आएगी बेसिकली। ठीक है, अब W आपको यहाँ, D हमने कैलकुलेट कर लिया, बट W मतलब विड्थ ऑफ सपोर्ट, वो हमें पता नहीं है या गिवन नहीं है हमें कहीं पे भी, तो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी भाई। तो मैंने बोला था जो डेटा नहीं दिया हुआ आप कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो एज्यूम विड्थ ऑफ सपोर्ट इक्वल्स टू, या ब्रैकेट में लिख लो W इक्वल्स टू 250 mm की हम क्या कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि भाई 250 mm की हमारी सपोर्ट की विड्थ है। तो देयरफॉर LXE क्या हो जाएगा, 3.6 प्लस D कितना था हमारा, स्मॉल d 0.18, 0.18, तो ये आ रहा है हमारा 3.78, और 3.6 प्लस हमारी सपोर्ट की विड्थ कितनी है 0.25, तो ये कितना आएगा 0.85, 3.85। इन दोनों में से जो मिनिमम रहेगा वही हमारी क्या रहेगी, इफेक्टिव लेंथ। तो ये है हमारा मिनिमम, तो देयरफॉर इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी 3.78 मीटर। तो ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। क्लियर, फिलहाल कोई भी मेथड हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतने स्टेप्स तो दोनों में LSM WSM सब में सेम रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा इफेक्टिव लेंथ निकालने के बाद, स्टेप नंबर 4, वो रहेगा लोड्स की कैलकुलेशन करना। तो अब डेड लोड हमारा क्या रहेगा, इसके सेल्फ वेट की वजह से इसका क्या हमने साइज रखा है 205, तो 0.205 इंटू 25, ये हमारा कितना आएगा देखो, 0.205 इंटू 25, 5.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इंटू 1 और कर दो तो सारी आपको डायमेंशन पर मीटर में दी हुई है तो पर मीटर हो जाएगा। तो बात एक ही है, पर मीटर स्क्वायर या पर मीटर एक ही बात है। 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो पर 1 मीटर लेंथ आ गया। ठीक है, अदरवाइज पर 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा था, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। और सुपर इम्पोज लोड आपको कितना दिया हुआ है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर का इंटू 1 कर दोगे ये आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। तो ये आपको 5.125 और 5 आपको दिया हुआ है टोटल, लाइव लोड वगैरह को और कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर टोटल लोड कितना हो जाएगा आपका 10.125
किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपका टोटल लोड हो गया। अब क्योंकि हम LSM से कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा भाई, फैक्टर्ड लोड। तो देयरफॉर WU इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ W। तो देयरफॉर WU इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10.125। तो ये देखो कितना आता है भाई, 1.5 इंटू 10.125, 15.18, 15.18। तो ये आ गया WU, इसको मान लो 15.2 किलो न्यूटन पर मीटर। बार बार हमें अदरवाइज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाएंगे, बार बार 18 लेके चलना पड़ेगा, इसलिए हमने 15.2 को लेके डिजाइन कर देंगे इसको। तो नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद लोड कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है भाई हमारा यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट या MU। क्योंकि LSM से कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, MU। तो MU हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8। WU हम कैलकुलेट कर चुके हैं 15.2 इंटू इफेक्टिव लेंथ हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, ये रही 3.78 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8। तो ये देखो कितना आता है, ये आएगा 15.2 इंटू 3.78 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, 27.147, 27.15 कर देते हैं, 27.15 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा यहाँ पे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आ रहा है इस पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंगली। इतना रेजिस्ट करवाने के लिए क्या मेरी जो डेप्थ मैंने दी है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है, वो चेक करने के लिए इसके बाद क्या करेंगे भाई, अब हम डेप्थ रिक्वायर्ड निकालेंगे। तो देयरफॉर स्टेप नंबर 6, डी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो डी रिक्वायर्ड हम कैसे निकालते हैं, डी रिक्वायर्ड इक्वल्स टू MU अपॉन अंडर रूट ऑफ MU अपॉन Q इंटू B। ठीक है, यही करते हैं हम। अब Q की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता, अदरवाइज आप सोल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे सपोज हमें यहाँ पे पता ही नहीं है वैल्यू, तो नहीं पता तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या होती है, अब क्योंकि हम LSM से कर रहे हैं तो Q की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्या होगी, 0.36 FCK इंटू J इंटू K, ये वैल्यू रहती है हमारी। इसको सॉल्व कर लो। FCK हमें पता है, ग्रेड हमें पता है भाई M20 था। J और K की वैल्यू हमें नहीं पता, K की वैल्यू भी हमें पता है बेसिकली 0.48 होती है, कौन से ग्रेड के लिए, Fe415 के लिए। नहीं पता तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देयरफॉर K इक्वल्स टू 0.48 और J क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.42 K, 0.42 इंटू 0.48। तो यहां से J की वैल्यू कितनी आती है देखो, 0.42 इंटू 0.48 माइनस 1 में से माइनस करेंगे 0.798.8, 0.8 आपका यहाँ पे J आ जाता है। तो देयरफॉर Q की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.36 इंटू में 20 इंटू J की वैल्यू 0.8 इंटू 0.48, ये आपकी कितनी आ जाएगी भाई, 0.36 इंटू 20 इंटू 0.8 इंटू 0.48, ये आ रही है 2.76 Q की वैल्यू। तो यहां पे पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर डी रिक्वायर्ड कितनी आ रही है भाई, अब यहाँ पे MU कितना था 27.15, 27.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, इसको यहाँ से अलग रखो, डिवाइड बाय 2.76 इंटू B की वैल्यू क्या है 1 मीटर, 1000 mm। तो यहाँ से हमारी जो डेप्थ आएगी रिक्वायर्ड वो कितनी आ रही है देखो, 27.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 2.76 इंटू
1000 99.18, ये आ रही है 99.18 mm डी रिक्वायर्ड। तो हमारी जो डेप्थ रिक्वायर्ड है हमारी यहाँ से इतनी आ जाती है। तो ये हमारी डेप्थ प्रोवाइडेड कितनी थी, 180 थी, तो उससे काफ़ी कम है, तो बेस्ट है हमारे लिए, सूटेबल सेफ है हमारा डिज़ाइन अभी तक। तो ये वैल्यूज़ आप नोट डाउन करो, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। जब तक मैं वैल्यूज़ देखता हूँ इसके बाद करते हैं आगे। हमने क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करी अभी तक। स्मॉल डी करा है 180, कैपिटल डी है 205, और LXE इफेक्टिव लेंथ है हमारी 3.78, और फैक्टर्ड लोड है हमारा कितना है 15.2, और मोमेंट हमने जो निकाला है MU है हमारा 27.15, और बस डेप्थ रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं हमें। तो इसको जल्दी जल्दी आप नोट डाउन करिए। तो स्टेप नंबर 6 हो गया, 7 की तरफ हमें जाना है अभी। उससे पहले हमें ये यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं कि हमारी जो डेप्थ रिक्वायर्ड है वो हमारी कम आ रही है तो सेफ है। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 7 होगा, ये याद रखना। तो therefore D required is less than D provided, that is D required कितनी थी 99.18 is less than D provide कितनी करी थी हमने 180 mm, तो therefore सेफ हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे मेथड रहेगा या जो स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 7। अब क्या बचा भाई हमारा, कंक्रीट तो बता दिया हमने, इतना चाहिए था। इसके बाद क्या बचा, स्टील, एरिया ऑफ स्टील। तो AST अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे डिजाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। AST की बात करते हैं तो AST कैसे कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे LSM के अंदर। AST कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK इंटू B इंटू D स्क्वेयर इंटू BD। यही फॉर्मूला रहता है हमारा अंडर इनफोर्स और ओवर इनफोर्स बैलेंस के केस के अंदर, ठीक है। और डिजाइनिंग में हम यही यूज करते हैं, LSM में भी। इससे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील, बैलेंस सेक्शन तो है ही हमारा, वही डिजाइन करते हैं हम बेसिकली, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप एरिया निकालो, 0.5 FCK क्या है आपका, कंक्रीट था आपका 20 अपॉन 415 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू MU कितना था हमारा 27.15 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन 20 इंटू 1000 इंटू 180 स्क्वायर इंटू 1000 इंटू 180। कैलकुलेशन में बस ध्यान रखा करो इस फॉर्मूले के अंदर, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं होती। बहुत बेस्ट फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ स्टील निकालने का। पहले कैलकुलेशन में भी सबसे पहले ये पोर्शन सॉल्व कर लिया करो ताकि दिक्कत ना हो। तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू 27.15 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन 20 इंटू 1000 इंटू 180 स्क्वायर इंटू 1000 इंटू 180 इंटू 0.5 इंटू 20 डिवाइड बाय 415, 440.3।
तो ये AST हमारा यहाँ से आ रहा है मेन का 440.3 mm²। ठीक है, प्रोवाइड कर दो यार आप। चलो खैर प्रोवाइड 450 कर सकते हैं, बट अभी नंबर ऑफ स्टील बार्स करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा। तो 10 mm के करते हैं। यूज 10 mm डायामीटर। तो नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे? 440.3 अपॉन π/4 ऑफ 10²। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ बार्स, कितने सरिये हमें 10 mm के लगेंगे, वो देखो भाई 440.3 अपॉन π/4 इंटू 10², 5.6। तो ये आ रहे हैं हमारे अप्रोक्स इक्वल टू 5.6। तो इसको हम कितने कर दें? 6। तो देयरफॉर 6 स्टील बार्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है भाई, और स्पेसिंग कितनी रखेंगे इनके बीच में? 1000 डिवाइड बाय 6। तो ये कितनी आ जाएगी? 1000 डिवाइड बाय 6, 166.67। 166.67 इसको कर दो 160 mm। ठीक है भाई, राउंड ऑफ करके हमने 160 mm की स्पेसिंग कर दी। यहाँ पे देखो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे चेक लगाना, मैंने चेक नहीं लगाया, बट वो ऑलरेडी वैल्यू इतनी कम थी, इसलिए मेरे को चेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे भी वैल्यू ज्यादा नहीं है, तो बट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपका जो चेक रहता है 3D और 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 × D आपका क्या होगा? 18, 180 है आपका, मतलब स्पेसिंग जो है आपकी, या यहाँ पे ऐसे लिख लो, मैक्सिमम स्पेसिंग जो है आपकी वो कितनी हो सकती है मेन स्टील बार की? 3D और 300 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम रहता है वो आप मैक्सिमम वैल्यू इसको दे सकते हो स्पेसिंग को। तो जो 3D है ये आपका कितना आएगा? 3 × 180, 18, 36, 54, 540 mm। तो ये भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और 300 mm, इन दोनों से ही कम रहनी चाहिए आपकी वैल्यू। तो इन दोनों से ही क्या है? हमारी बहुत कम है। तो इसलिए हमें चेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर याद आ जाता है तो लगा सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ, तो अब इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो अब हमने कितना कैसे प्रोवाइड किया है। तो देयरफॉर प्रोवाइड कितने आए थे हमारे यहाँ पे? 6। प्रोवाइड 6 ऑफ 10 mm 6 of 10 mm at the rate 160 सेंटर टू सेंटर। ठीक है भाई, ये हमने AST मेन जो है वो प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की। ठीक है, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में अब आपका Fe415 है, तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना रहेगा? AST मिनिमम 0.12% ऑफ PD। ठीक है, तो इतना आप प्रोवाइड कर दो यहाँ पे। 0.12 अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू में 205। ये कितना आता है देखो? 0.12 इंटू 1000 इंटू 205 डिवाइड बाय 100, 246 mm²। ठीक है, हाँ ठीक है, mm² लिखा है। ठीक है, हाँ, तो 246 mm² हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का आ गया एरिया। तो यूज कर लो यहाँ पे, यूज 8 mm। तो n नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे आपके? 246 डिवाइड बाय π/4 इंटू 8²। तो ये देखो कितने आते हैं? 246 डिवाइड बाय π/4 इंटू 8², 4.9 आ रहे हैं। ये अच्छा है, इसमें वेस्टेज नहीं होगी। 4.9 तो अप्रोक्सीमेटली 5।
तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टील बार्स 5 आ गए। तो स्पेसिंग कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया आपकी 200 की 200 mm स्पेसिंग। तो देयरफॉर प्रोवाइड, कितने आ रहे थे हमारे नंबर ऑफ स्टील बार्स 5, 5 ऑफ 8 mm फाई एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। चेक लगाओगे तो इसका क्या रहता है अभी 5D और 450, इसके भी स्पेसिंग का जो चेक है वो देख सकते हो आप। मैक्सिमम स्पेसिंग जो रहती है इसकी वो क्या रहती है 5D और 450। 5D क्या रहेगी इन दोनों में से जो मिनिमम होती है mm, 5 इंटू 180, 18 पंजे 90, तो 900 mm और 450 mm, तो इन दोनों से तो बहुत कम है। तो देयरफॉर ठीक है प्रोवाइड कर दो, आपने जो करी हुई है यही 200 mm मैक्सिमम स्पेसिंग आप यहाँ पे इतनी दे सकते हो। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, हमने स्टील दे दिया, कंक्रीट प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ हम यहाँ पे बता चुके हैं। अब क्या है डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, अब क्या लगेगा चेक लगेगा बेसिकली, ठीक है। तो चेक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो शियर का और दूसरा डेवलपमेंट लेंथ का, ये दो चेक लगेंगे हमारे। तो स्टेप नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा भाई, चेक फॉर शियर, चेक फॉर शियर। शियर के लिए चेक लगाओगे तो सबसे पहले शियर फोर्स निकालनी पड़ेगी, ठीक है। VU क्या होगा आपका WU इंटू L क्लियर डिवाइड बाय 2, L क्लियर मतलब LX क्लियर, LX क्लियर अंडरस्टूड है बेसिकली वो। अगर मैं L क्लियर भी लिखता तो हम जिस भी स्पैन को लेके डिजाइन कर रहे हैं वही आप यहाँ पे लिखोगे, अगर मैं नहीं मेंशन करता तब भी। तो WU कितना था हमारा यहाँ पे 15.2 इंटू LX क्लियर हमें कितना दिया हुआ 3.6 डिवाइड बाय 2, तो ये देखो कितना आता है 15.2 इंटू 3.6 डिवाइड बाय 2, 26.36, कितना 27.36 किलो न्यूटन आपका यहां से VU आ जाता है। क्लियर। इसके बाद क्या वैल्यू बचेगी अब हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस की। अब नॉमिनल शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाउ V VU अपॉन BD, तो ये कैलकुलेट कर लो 27.36 इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू 180, ये तो कट ही जाएगा 1000 इंटू 1000 मतलब 1000 से 1000, तो वैल्यू क्या आएगी 26.36 डिवाइड बाय 180, 0.152 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टाउ V की जो वैल्यू है वो ये आ जाती है हमारी भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इतना कैलकुलेट कर लिया हमने। इसके बाद अब आगे चलते हैं, जब तक वैल्यूज लिख लो आप नोट डाउन करो, कोई प्रॉब्लम लगती है इसके अंदर तो देखिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं थोड़ा नोट डाउन कर लूँ, AST मेन जो है वो हमने कितना दिया है 6 ऑफ 10 mm एट 160 सेंटर टू सेंटर, और AST डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमने कितने दिए हैं 5 ऑफ 8 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर। इसके अलावा और क्या चीज कैलकुलेट करी है हमने, टाउ V 0.152 और VU है 0.36 किलो न्यूटन। चलिए नोट डाउन करो जल्दी से। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 8 में ही वो रहेगा कंपैरिजन।
कंपेयर करो भाई, अब इसको किससे करोगे, के इंटू टाउ सी और टाउ सी मैक्स। तो टाउ सी मैक्स तो आपकी बहुत ज़्यादा रहती है तो उससे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ के इंटू टाउ सी से कर दो काफ़ी है। ओके, टाउ सी मैक्स से ज़्यादा नहीं जाती वैल्यू आपकी, के इंटू टाउ सी से कम है तो टाउ सी मैक्स से तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती है। अब नाउ फॉर टाउ सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टेबल दी हुई है ये यूज करनी पड़ेगी। परसेंटेज स्टील निकालो भाई अब, ठीक है। अब टाउ सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज स्टील देखना पड़ेगा, अब जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है बेसिकली वो, ठीक है। शियर स्ट्रेस कितनी आ रही है आपकी। अब आप यहाँ पे देखो, कर्टेलमेंट आप कर सकते हो या आप चाहो तो नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। कोई, मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम अगर करना चाहें तो इकोनॉमिकल हो जाएगा बेसिकली हमारे लिए डिजाइन, ठीक है। अगर इकोनॉमिकल करना चाहता हूं मैं तो कर्टेलमेंट या मतलब हाफ जो है स्टील जो है वो मैं काट सकता हूं बीच में ही, और हाफ जो है वो सपोर्ट्स पे आगे कंटिन्यू कर सकता हूं, अदरवाइज पूरा का पूरा भी कंटिन्यू कर सकता हूं, ठीक है। तो कोई भी आपको इशू नहीं है इसके अंदर। सपोज मैं एज इट इज कंटिन्यू कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। जिसका मन करता है वहां पे AST/2 को भी आगे कंटिन्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 ऑफ AST भी कर सकते हो, जो हम आपकी रिकमेंडेशन है बेसिकली। सपोज मैं टाउ सी निकालता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, AST/BD इंटू 100 ये कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आ जाएगा, AST हमारा कितना था, AST मेन हमने दिया 6 ऑफ 10 mm, तो जो प्रोवाइड किया है वो लिखते हैं 6 ऑफ π/4 10 स्क्वायर, 6 इंटू π/4 इंटू 10 स्क्वायर, ये आ गया AST/B क्या है 1000 इंटू डेप्थ क्या है 180 इंटू 100। तो ये देखो कितना आ रहा है परसेंटेज, पहले तो 6 इंटू π/4 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 100/1000 इंटू 180, ये आ रहा है 0.26 परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज हमें पता चल गई यहाँ पे। अब इतनी 0.26 या 25 के अप्रॉक्स आपकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं टाउ सी की। तो 25 की हमें पता है वैल्यू, तो 26 की देखो, ऐसे तो आप इंटरपोलेट कर सकते हो बट यहाँ पे ज़्यादा जरूरत है नहीं आपको करने की, क्योंकि आपकी ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, तो आप एज इट इज़ ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। इंटरपोलेशन करना चाहो तो बेस्ट है, अगर टाइम है आपके पास तो कर सकते हो, अदरवाइज 0.25 और 0.26 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल चलो कर लेते हैं फिर भी, ठीक है, ताकि प्रिसीजन बना रहे। हमें किसकी वैल्यू पता है, 0.25% कोरस्पॉन्डिंग कितनी है 0.36 और 0.50 के परसेंट के कोरस्पॉन्डिंग है 0.49। तो हमें किसकी कोरस्पॉन्डिंग चाहिए 0.26 के, तो कितनी आएगी वैल्यू हमारी यहाँ पे, तो टाउ सी हमारी आ जाएगी 0.36 प्लस 0.49 माइनस 0.36 अपॉन 0.50 माइनस 0.25 इंटू 0.26 माइनस 0.25। तो ये देखो कितनी आ रही है अब यहाँ से, ज़्यादा अंतर तो आएगा नहीं वैसे वो, बट स्टिल जब आप लोगों के लिए मैंने कर दिया यहाँ पे सॉल्व। 0.49 माइनस 0.36 अपॉन 0.5 माइनस 0.25 इंटू 0.26 माइनस 0.25 प्लस 0.365। जैसे मैं बोल रहा था ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं, 0.365 आ रही है, 0.365 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है इतना, बट जस्ट मैंने किसी कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे जिनको जरूरत है कि भाई हाँ हमें तो करना ही है, जस्ट उनके लिए मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो टाउ सी यहाँ से हमें पता चल गई 0.365,
इसके बाद क्या बचता है अब हमारा के फैक्टर। ठीक है भाई, अब के फैक्टर हमें पता होना चाहिए। स्लैब डेप्थ फैक्टर जो होता है, के फैक्टर क्या है इसका हमें नहीं पता। तो हमें हमारी जो स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है, ओवरऑल डेप्थ जो है बेसिकली 205। तो ये हमें दो वैल्यूज के लिए पता है बेसिकली, 200 mm के लिए और 225 mm के लिए, यही दो आएंगे बेसिकली। ये मेरे ख्याल से 1.2 होता है और ये 1.15 होता है। ठीक है, और हमें चाहिए 205 mm के लिए, तो ये भी इंटरपोलेट करना पड़ेगा। वैल्यूज एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। दो 200 के लिए 1.2 और 225 के लिए 1.15। ठीक है, ठीक है, तो 205 के लिए हमें चाहिए। इसमें आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये ज़्यादा डिफरेंस मतलब बहुत माइनर नहीं है, तो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, इसका आप स्किप कर सकते हो। तो देयरफॉर के जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, 1.20 माइनस ऑफ 1.20 माइनस 1.15 अपॉन 225 माइनस 200 इंटू 205 माइनस 200। तो ये देखो कितनी आती है, 1.2 माइनस 1.15 अपॉन 225 माइनस 200 इंटू 5.01 आ रहा है माइनस 1.2, 1.19 आएगी आपकी वैल्यू, 1.19 वैल्यू के की जो वैल्यू है आपकी वो भी आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई, कंपेयर। तो कंपेयर कर दो। वैसे तो ये के फैक्टर के बगैर ही हमारी जो वैल्यू है वो इसके बिना ही हमारी ज़्यादा आ रही थी, मतलब कम है, तो बट स्टिल प्रोसीजर है तो फॉलो कर लेते हैं। तो नाउ के इंटू टाउ सी का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है भाई, 1.19 इंटू टाउ सी कितनी कैलकुलेट करी थी, 0.365। तो ये देखो कितनी आ रही है, 1.19 इंटू 0.365, 0.434 न्यूटन पर mm स्क्वायर के इंटू टाउ सी। और हमारी जो टाउ वी की वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी, ये रही 0.152, तो वो तो इससे कम ही है। तो देयरफॉर टाउ वी इज लेस देन के इंटू टाउ सी, दैट इज 0.152 is less than 0.434, therefore safe लिख सकते हो, या फिर और नो नीड फॉर shear डिजाइन, shear में इसको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है हमारी। ठीक है, इसके बाद shear में तो सेफ हो गया। अब क्या बचा भाई हमारा यहाँ पे, डेवलपमेंट लेंथ के लिए टेस्ट। तो स्टेप नंबर हमारा बचता है 7 था ये शायद, स्टेप नंबर चलो आप देख लेना जो भी था। स्टेप नंबर सपोज 8 है आपका, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ के लिए आपका चेक बच गया भाई। अब तो ये क्या रहता है आपका डेवलपमेंट लेंथ का चेक, LD शुड बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड है और आपका कंप्रेसिव रिएक्शन आएगी, तो इसलिए 1.3 आ जाएगा। मैंने बताया था नॉर्मली आपका आएगा ही आएगा, MU अपॉन VU प्लस L0। कैलकुलेट कर लो। ठीक है, MU निकालने के लिए यहाँ पे देखो, अब मैं एक चीज और बता देता हूँ,
कि लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे MU निकाला था, तो उस टाइम पे हमने बैलेंस सेक्शन का ही निकाल दिया था। वो हम जनरली तब करते हैं जब हमारे पास टाइम कम हो, तो हम डायरेक्टली बैलेंस सेक्शन का ही मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर टाइम है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मूवमेंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अदरवाइज अभी तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने कोई भी AST जो है स्टील जो है वो कम किया नहीं है। बट स्टिल मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। XU की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट करोगे और उसके बाद यहाँ पे पुट करोगे, तब यहाँ पे MU कैलकुलेट करोगे। बैलेंस से कर सकते हो, उससे सेफ रहता है बेसिकली, इसीलिए करते हैं क्योंकि सेफ रहता है। हमारा वैल्यू जो है ये हमारी कम ही आएगी अगर हम बैलेंस से करते हैं तो कम के साथ कंपेयर कर देता हूं तो सेफ रहेगा ऑलरेडी। तो MU के लिए यहाँ पे मेरे को पहले सबसे पहले तो LD निकालते हैं, ठीक है भाई, तभी तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। 0.87 इंटू 0.87 FY अपॉन 4 इंटू टाउ BD, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज रहेंगी हमारी, फाई जो है हमारी कितना डायमीटर यूज किया था, 10 इंटू, चलो इसको आप पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद पूरा एक बार अच्छे से करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको पूरा नोट डाउन करिए आप, या डेवलपमेंट लाइन लिखी दें, चलो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 10 इंटू 0.87 इंटू 415 अपॉन 4 इंटू टाउ BD की जो वैल्यू रहती है आपकी वो कितनी रहती है, यहाँ पे 1.2 होती है LSM के लिए। M20 आप चेक करो कितनी वैल्यू रहेगी भाई, वैल्यू देखो आप कितनी आएगी आपकी टाउ BD की। डेवलपमेंट लेंथ के लिए आप चेक करिए, जो टाउ BD है वो आपका कितना आएगा, M20 के लिए 1.2 है, ठीक है। M20 हमारा ग्रेड है, तो ये आ रही है हमारी 1.2 LSM के लिए, और इंटू 1.6 कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा Fe415 के लिए यूज हो रहा है, माइल्ड स्टील के लिए होता है। और वैल्यूज कैलकुलेट कर लो अब इसकी। टेन इंटू 0.87 इंटू 415 अपॉन 4 इंटू 1.2 इंटू 1.6, 470.11 470.11 mm डेवलपमेंट लेंथ हमारी आ गई। तो यहाँ पे हमने कोई ऐसी वैल्यू लिखी है, टाउ सी जरूरत नहीं है वैसे उसकी, अब हमें बस LD हमें चाहिए 470.11 mm, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोर्शन रब कर देते हैं। कंपेयर करने के लिए अब राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज निकालते हैं भाई। मूवमेंट निकालना है पहले, मूवमेंट निकालने के लिए हमें XU की वैल्यू चाहिए होगी, तो वो मैं आपको इस क्वेश्चन में अलग से कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। तो XU जो रहेगा हमारा वो कैसे निकालते हैं हम, 0.87 FY इंटू AST सपोर्ट्स पे जो होता है, ठीक है, अपॉन 0.36 FC के इंटू में B, वैल्यूज निकालो यहाँ पे। अब 0.87 इंटू 415 इंटू कितना किया भाई भैया हमने, 6 इंटू पाई बाय 4 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 0.36 इंटू 20 इंटू 1000। तो यहां से आपका XU देखो कितना आता है, 0.87 इंटू Fe415 हो गया ये, इंटू 6 इंटू पाई बाय 4 इंटू 10 का स्क्वायर 1.36 इंटू 20 इंटू 1000, 23.6, ये आ रहा है 23.6 mm। XU यहां से आपका आ चुका है, तो MU निकाल लो भाई अब। तो देयरफॉर MU इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU, यही रहता है फॉर्मूला। 0.87 इंटू 415 इंटू में 6 इंटू पाई बाय 4 इंटू 10 का स्क्वायर
इंटू 180 माइनस 0.42 इंटू 23.6। तो ये है आपका, अंदर वाला कर लेते पहले, 0.42 इंटू 23.6 माइनस 180 इंटू 10 स्क्वायर इंटू पाई इंटू 6 इंटू 415 इंटू 0.87 डिवाइड बाई 4, 2893। इसको किलो न्यूटन मीटर में लिख लेते हैं डायरेक्टली। 28.93 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका मूवमेंट आ गया MU। देखो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने जो स्टील जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अगर इतना ही करते एग्जैक्टली जितना आपका आया था, मतलब आपका 440 पॉइंट समथिंग आया था, तो उतना ही करते तो आपका मूवमेंट जो है आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। आपका 27 पॉइंट समथिंग जो था, ये सेम मूवमेंट आप यहाँ पे निकाल सकते हो। बट हमने एक्स्ट्रा स्टील यूज किया है, इसीलिए कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। 27 के कंपैरिजन में 28 तक पहुंच चुकी है, इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी अलग वैल्यू मिल रही है। अगर एरिया ऑफ स्टील मैंने आपको बताया था हाफ कर्टेल्ड कर देते, तब आपको यहाँ पे निकालना पड़ता, यहाँ पे निकालने की जरूरत थी। नहीं कर रहे तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये स्मार्ट मूव है आपका। अगर टाइम कम है तो कर्टेल मत करना और एज इट इज ही इसको सॉल्व कर देना। मूवमेंट आप यहाँ से ही कैलकुलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। अगर कर्टेल कर दिया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मूवमेंट हमें पता है, VU हमें पता था वैसे तो कितना आया था, सेम रहेगा ये। तो ये हमारा VU ये रहा 27.36 किलो न्यूटन। तो देयरफॉर MU अपॉन VU कितना आ रहा है हमारा, देखो ये आएगा 28.93 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 27.36। 0.93 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 27.36, 1057.38 mm। तो ये वैल्यू हमारी इसी से ही कम है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो हम यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं इसको। तो देयरफॉर 470.11 mm इज लेस देन 1057.38 mm। तो देयरफॉर सेफ, ठीक है। जब इससे सेफ है तो इससे आगे वैल्यूज ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनसे तो सेफ होगी। इसके 1.3 टाइम्स एक वैल्यू आएगी, तो इससे ज्यादा ही आएगी। उसमें कुछ ऐड करेंगे L0 तो वो भी ज्यादा ही आएगा, ठीक है भाई। तो यहां तक आप करके दिखा सकते हो इसको। इतना क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेटिस्फाई कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप डायग्राम भी शो कर सकते हो। तो डायग्राम की हेल्प से आप क्या करोगे, जो जो रीइंफोर्समेंट आपने यहाँ पे प्रोवाइड करी है उनको दिखा दो, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वेटेज मिल सकती है मार्क्स में, जिस बच्चे ने नहीं बनाया डायग्राम उसके कंपैरिजन में। तो ये क्या है हमारी सपोर्ट्स, ये हमने कितनी ली है 250 mm, 250 mm, ठीक है। और हमने जो स्टील बार्स यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं, ये क्या है आपका AST मेन, ये कितना दिया है हमने 6 of 10 mm एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर। और इनके बीच में हमने क्या किया है, यहाँ पे ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। ये कितने हैं हमारे 5 of 8 mm। स्पेसिंग क्या है इनकी 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है।
और यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हो जो आपकी डी है 180 mm जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, और इधर दिखा दो आप कैपिटल डी 205 mm, और ये कवर दिखा दो। बेशक वैसे तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया नहीं है, शो नहीं किया, क्योंकि वहाँ तक हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ी जाने की। सपोज ये आप 20 mm दिखा दो, ठीक है भाई, 20 mm का इफेक्टिव कवर है, तो दिखा देना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ये आपका क्लियर कवर है, सॉरी क्लियर कवर। इस साइड का है ये, जो हमने यहाँ पे 25 mm दिखाया है वो इफेक्टिव कवर यहाँ ये नहीं है, ये साइड्स में दिख रहा है आपको, ठीक है। और वो जो 25 mm का है वो ये वाला कवर है भाई, ये कवर है वो 25 mm इफेक्टिव कवर। इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं बची। हो गया, तो इसके साथ आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने एलएसएम से देखा है, कुछ चीजें थोड़ी अलग हैं पिछले वाले क्वेश्चन से, इसीलिए हमने इसको थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश करी है, ताकि जो चीजें पिछले क्वेश्चन में नहीं सीख सके वो इसके अंदर कवर हो जाए हमारी, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।